तो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है आपको पता ही है बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। आज का जो लेक्चर बहुत प्यारा सा है, ठीक है ना। इस बायोलॉजी के लेक्चर में हम जो चैप्टर देखने वाले हैं, शायद आपको पता ही है, जिसका नाम है मानव जनन। ठीक है, मानव प्रजनन कहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। इस चैप्टर का हम इम्पोर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। देखो, हर टॉपिक में हर चैप्टर में 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। कोई भी चैप्टर उठा लो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, चाहे बायोलॉजी हो, उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसको लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, ठीक है ना, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर। एक होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं, ठीक है ना, जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है ना। एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसको हम एमसीक्यू कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एमसीक्यू, इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। 3 कैटेगरी के हर चैप्टर में क्वेश्चन होते हैं। तो इस चैप्टर का हम क्या लेके आए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, ठीक है ना। जो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, दीर्घोत्तरीय 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, एमसीक्यू 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो 3 कैटेगरी में कोई भी चैप्टर को बांटा जाता है, और 3 लेक्चर हर एक चैप्टर का आपको दिया जाएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन का, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, एक लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो मेरे साथ 3 कैटेगरी इस प्रकार से पढ़ने में अच्छा लगता है। अधिकतम टीचर क्या करते हैं कि शॉर्ट लॉन्ग एक साथ ही खिचड़ी पका कर पढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं किया जाता। तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बायोलॉजी का चैप्टर 3 है, याद रखना है, बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव शरण। चलो क्वेश्चन को शुरू करने का प्रयास करें। तो सबसे पहला क्या है, युग्मक जनन क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनक समझिए यहाँ पे, देखो, जननांगों के, जननांगों, ठीक है ना। तो जननांगों में युग्मकों के बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मैंने कहा जननांगों में, जननांगों में युग्मकों के बनने की क्रिया, जो बनने की जो विधि होती है, बनने की जो क्रिया होती है, उसको युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको युग्मक जनन कहते हैं। तो जननांगों में युग्मक के बनने की जो क्रिया है, जननांगों में युग्मकों को बनने की जो क्रिया होता है, उसमें युग्मक जनन कहते हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में बार बार एग्जाम में पूछता है, युग्मक जनन क्या है। शायद इसमें समझने की कुछ बातें नहीं है कि जननांगों में युग्मक को बनने की क्रिया, युग्मक को बनने की क्रिया जो होता है, उसको हम लोग युग्मक जनन कहते हैं। और डिफिनीशन देखो मेरे दोस्त, एक लाइन का डिफिनीशन है मेरे दोस्त। ये बहुत मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया, इसलिए ये 2 लाइन में आ गया। मात्र एक लाइन का है, जो आपको 2 मार्क्स देके जाता है। और इतना इजी डिफिनेशन सिर्फ केकेजी क्लासेस वाले ही प्रोवाइड करते हैं आपको। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। यहाँ पे शुक्राणु जनन क्या है। वहां पे युग्मक जनन था, यहाँ पे शुक्राणु जनन है। शुक्राणु जनन क्या है समझिए। नर जनन अंग अर्थात ब्रीसन, देखिए, जो ब्रीसन होता है उसको नर जनन अंग बोलते हैं। उसी में बेसिकली शुक्राणु बनता है, और उससे जब संभोग करता है, समझ रहे हैं संभोग क्या होता है, सेक्स, समझ रहे हैं ना, सेक्स, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। आपको पता है, यह जो नर जनन अंग है, नर जनन अंग जो ब्रीसन जिसको कहते हैं, ब्रीसन, जिसको ब्रीसन बोला जाता है, उसमें ही शुक्राणु जमा रहता है, ठीक है ना। तो नर जनन अर्थात ब्रीसन में शुक्राणुओं के बनने की जो क्रिया है, तो ब्रीसन में जो शुक्राणु बनता है, जो ये ब्रीसन है, तो ब्रीसन में शुक्राणु बनने की जो क्रिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शुक्राणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन बहुत ईजी है, क्योंकि जो ब्रीसन होता है, अब ब्रीसन बेसिकली नर में होता है, मादा में नहीं होता, ठीक है ना, नर में होता है। तो नर में नर जनन अंग, नर जनन अंग कौन है, तो ब्रीसन है, ठीक है ना, ब्रीसन। तो और मादा जनन अंग कौन है, तो योनि, योनि आप जानते हो, योनि, ठीक है। तो नर जनन अंग अर्थात ब्रीसन में शुक्राणुओं की बनने की क्रिया क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। और आपको खुद पता है, जब शुक्राणु बनता है और जब वो संभोग करता है किसी के साथ, किसके साथ करेगा आपको खुद पता है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, ठीक है। और यह ब्रीसन में, जब ब्रीसन, आपने सुना होगा, ब्रीसन को जब किसी किसी को अडकोस बढ़ जाता है, वही ब्रीसन वही होता है बेसिकली। तो उसका ऑपरेशन करता है, तो कोई कहता है नसबंदी कर दिया इसको, कि इस अब यह, इससे अब बच्चा हो ही नहीं सकता। इसका रीजन क्या पता है, जो ब्रीसन होता है ना, ब्रीसन में बहुत सारा नस होता है। ऐसे बच्चा बोलता है लोग, लोग क्या रियल होता है,
जो नर होता है उसका प्राण उसी में बसता है, ठीक है ना। तो वृषण जो होता है ना, तो वृषण में जो शुक्राणु बन रहा है, ठीक है ना, शुक्राणु बन रहा है और वृषण का ही ऑपरेशन करवा दीजिए, सर्जरी करवा दीजिए, और डॉक्टर होगा भांग पीले होगा, अब वो नस में काट देगा। अब नसवा काट देगा, अब हो गया नसबंदी, नसबंदी सुने होंगे। अब नसबंदी हो गया, अब नस कट गया तो शुक्राणु बनेगा नहीं। अब बनबो करेगा तो अंदर जमा रहेगा, बाहर निकलेगा नहीं। अब किसी के साथ जाइएगा सेक्स कीजिएगा तो कहां से बच्चा होगा, क्योंकि वो करता नसवा बांध दिया गया है। वही होता है वृषण, और वृषण क्या है, नरजनन भाग है। तो वृषण में शुक्राणुओं की बनने की क्रिया क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। 2 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये ज्यादातर लड़कियों लोग को खूब अच्छा से पता होता है। मासिक चक्र क्या है, देखिए नारी में, मैंने कहा था लड़कियों लोग को, शुरू में नारी कह दिया। नारी मतलब जानते हैं ना, नारी मतलब क्या होता है, स्त्री, ठीक है ना। तो नारियों में संपूर्ण जनन वर्ष तक क्या होता है, संपूर्ण जब तक वो जन्म देने की कगार पर थी तब तक वो चलता है। कौन, तो मासिक चक्र, ठीक है ना। तो मासिक तक चक्र कब तक चलता है मेरे दोस्त, याद रखना है मेरे दोस्त, वो जब तक जन्म देने की क्षमता में रहता है। क्योंकि देखिए एक अवधि होता है कि जब वो नारी यहां तक जन्म दे सकती है, उसके बाद उसकी क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है ना। वही कहा, नारी में संपूर्ण जनन वर्ष तक क्या होता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन स्रावित होता है। उसके अंदर एक एस्ट्रोजेन हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। तो इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में, जो नारी के आंतरिक जननांग होता है, जननांगों में क्या होता है, नियमित रूप से कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को मासिक चक्र कहते हैं। और मासिक चक्र आपने सबको जानते हैं, पीरियड्स जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब पीरियड्स होता है, और पीरियड्स के 5 दिन का ये अवधि होता है, 4 दिन का अवधि होता है ऐसे पीरियड्स का, ठीक है ना। देखो कितना लोग बोलता होगा, कितना ये कुछ भी बोल दे रहे हैं सर। अरे भाई, रियलिटी जानना जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है ना। ऐसी नहीं, क्योंकि आज के दुनिया में कोई चीज खराब नहीं है, कोई चीज अच्छा नहीं है। और यही मूर्खाई की वजह से जो आज के दुनिया में जनसंख्या का जो ज्यादा वृद्धि हो रहा है, यही रीजन है। अशिक्षा, और लोगों को छुपा कर बातें कहना। जो ज्यादातर ये सेक्स रिलेटेड जो भी बातें होता है, उन लोग छुप कर बोलता है, डॉक्टर से खुल के नहीं बोल पाता है। और उसके बारे में नॉलेज ना होने की वजह से बच्चा क्रिकेट टीम की तरह पैदा करता है सब कोई। ये देखो, हमें नहीं बोल रहे गलत है, भाई उतना ही करो जितने से अपने एक हम क्वेश्चन पर आए थे कि गरीबी गरीबी को जन्म कैसे देता है। ये बस के लिए 10th में पढ़ना है, 10th के इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन पढ़ना है, गरीबी गरीबी को जन्म कैसे देता है। आप पढ़े होंगे तो शायद पता हो, जिसका अर्थशास्त्र बोलते हैं, ठीक है ना। आप उसमें पढ़े होंगे, गरीबी गरीबी के जन्म देने का रीजन क्या है। देखो एक गरीब ऑलरेडी है, ठीक है ना, गरीब ऑलरेडी है, तो बेचारा तो कमा के खा रहा है। और वो क्या होगा, अशिक्षा की वजह से, क्योंकि वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है, और बच्चा 5-6 को पैदा कर दिया इन लोग। तो 5-6 को जन्म पोषण कहाँ से करेगा, न कपड़ा होगा, न अच्छा से पढ़ा लिखा पाएगा, उसको न खिया पाएगा, तो वो गरीब होगा बेचारा। अब जमीन हिले नहीं है, 5 गो बच्चा हो गया, 5 गो बच्चा हो गया, फिर वो क्या करेगा, वो कमाएगा, इन्हें से नोच नाच करेगा, इन्हें से कुछ करेगा, यानी कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, ठीक है ना। ये तो पता है। उसी प्रकार से ये जानना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स क्या है, कब बच्चे होते हैं, किस समय संभोग करना चाहिए, क्योंकि आप ही जाओगे बड़े होकर, तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कम से कम। अब कितना इसी में नालायक लोग क्या करेगा, 12th पास करेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, 12th पास करते ही गायब। अधिकतम लड़कियों की बात कर ले, अधिकतम लड़कियां क्या करेगी, 12th पास होते हुए उसका लगभग हम 20% लड़की की बात बोल रहे हैं, 12th पास होते ही 20% लड़की की शादी हो जाएगी। याद रखना, शादी हो जाती है, बिल्कुल फिक्स है, 20%। तो उसको यह पता होना चाहिए ना भाई, ये चीज पता होना चाहिए ना। चलो, तो हम समझा रहे थे कि मासिक चक्र क्या है। तो नारियों में संपूर्ण जनन वर्ष तक, यानी कि जब तक वो जन्म देने की क्षमता रहता है उसमें, जनन वर्ष तक क्या होता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन, एक प्रकार का एस्ट्रोजेन हार्मोन होता है जो श्रावित होता है, उसके अंदर श्रावित होता है। और हर महीना लगातार 4 दिन तक अवधि में यह होता है, ठीक है ना, श्रावित होता है। एवं इस समय नारी के आंतरिक जननांगों में, जो नारी का जो आंतरिक जननांग होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, नियमित रूप से, एक नियमित रूप होता है। ऐसा नहीं कि आज आ गया फिर परसों आ गया, नहीं ऐसा नहीं, महीना में एक डेट होता है,
एक नियमित रूप होता है कि इस डेट को आना है, क्या है कि ये चीज पता होता है। तो नियमित रूप से क्या होता है, कुछ चक्रीय परिवर्तन होता है, क्या होता है, कुछ उसके अंदर चक्रीय परिवर्तन होता है, होते रहता है। इस चक्र को ही मासिक चक्र कहा जाता है, ठीक है ना, इस चक्र को ही मासिक चक्र कहा जाता है। चलो ऐसे हम ज्यादा ही बकवास कर दिए थोड़ा सा। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है मेरे दोस्त, देख सकते हो। 4 नंबर क्वेश्चन है। हम्म, भेजे हैं को, चलिए। तो यहाँ पे जनन क्या है, सबसे 4 नंबर क्वेश्चन है कि जनन क्या है, जनन से क्या क्या लाभ होता है। देखिए जनन होता क्या है और जनन से क्या क्या लाभ है, इसके बारे में बताइए। और ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने ही तरह अन्य संतान या अन्य जीव को पैदा करता है। देखिए जनन क्या है, जनन आप खुद जानते हैं, जनन जो होता है, क्योंकि जन्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जनन वह प्रक्रिया है, या वैसे विधि कह सकते हैं आप, वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव अपने ही तरह अन्य संतानों की पैदा करता है या उत्पत्ति करता है, सीधा कर सकते हैं, उत्पत्ति करता है। इसके लाभ बहुत सारे हैं। तो जनन क्या है समझे शायद। जनन वह प्रक्रिया है जो अपने ही तरह, जो जनक, जनक मतलब क्या होता है, जनक और जनन। देखो दो चीज वर्ड है उपयोग हुआ, जनक और जनन। जनक एक होता है जनन, ठीक है, जनन और जनक, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला बात है। देखो जनक वह होता है जो, सीधे समझ लो माँ, माँ क्या है, जनक है। जो माँ ने बच्चे को पैदा किया, तो बच्चा हमारा जनन हुआ, ठीक है ना। और माँ हमारा जनक हुआ, जनक जिससे बच्चा पैदा होता है वो जनक है। जैसे गाय बच्चा बछड़ा देने वाली है, ठीक है। तो गाय वहां पे जनक का रूप है, जनक, ठीक है ना, जनक। और जो बछड़ा हुआ वो जनन है, क्योंकि जनन पैदा किया, लेकिन बच्चा बछड़ा को दिया हुआ। वही प्रकार के कहा, जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जीव, जीव मतलब समझिए रे, जीव अपने ही तरह अन्य संतान या अपने ही तरह जीव की पैदा करता है या उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन। जनन के लाभ क्या है, जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होता है। अब इतना ना वृद्धि कर ला कि खाए ला लाला पड़ जाए, उतना ही वृद्धि करेगा बा जितना से भरण पोषण चल जाए। यानी कि हमारे देश का एक ऐसे रूल है, अगर उतना करोगे तो ठीक है, ऐसे दो, ठीक है, दो सबसे अच्छा है, दो से ज्यादा मत करना यार, दो बहुत है, ठीक है ना, दो। अब क्रिकेट टीम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्रिकेट टीम पर समझ रहे, क्रिकेट टीम बता दे कुछ लोग को कि क्रिकेट टीम मतलब 11, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 होता है, इसलिए हम क्रिकेट टीम बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, जनन से जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे क्या होता है, जीन की बढ़ोतरी होती है। मतलब जीन मतलब आप सीधा आप ये समझ सकते हैं, जीन मतलब आप पीढ़ी जो होता है ना, पीढ़ी, पीढ़ी की बढ़ोतरी होती है कि आपके जो भी परिवार की बढ़ोतरी होती है, अरे परिवार उतना ही बढ़ाइए जितना से आपका काम चले। तो उसी प्रकार से जनन से जीवों में संख्या में वृद्धि होती है, यही लाभ है। दूसरा कोई लाभ तो है नहीं भाई जनन करने से। जनन करने से क्या पैसा मिल थोड़ी जाता है, कुछ खाने पीने को मिलता है नहीं, और घट ही जाता है, मिलता कुछ नहीं है, बस जनसंख्या में वृद्धि होती है, लाभ यही हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रसव क्या है। देखिए प्रसव समझिएगा, प्रसव में दोस्त बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। गर्भ के पूर्व समय हो जाने के साथ, देखिए यहाँ पे संघ भरता, संघ भरता, यहाँ पे संघ भरता होना चाहिए, ठीक है ना। संघ भरता यानी कि गर्भ, गर्भ जानते हो, अपने माँ के गर्भ में आपने सुना होगा 9 महीना रहा, उसके बाद बच्चे आया, एक गर्भ होता है, ठीक है ना, अवधि जिसको बोलते हैं, जितने अवधि आप माँ के गर्भ में रहे हैं। तो क्या आपने संभरता जिसको गर्भ बोलते हैं, संभरता मतलब गर्भ होता है, ठीक है ना। गर्भ के यानी कि संभरता के पूर्व समय हो जाने पर, यानी कि पूर्ण समय हो जाने पर, सीधा समझिए कि यहाँ पे जब गर्भ पूरा हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि पूरा हो जाने के पश्चात क्या होता है, गर्भाशय में विशेष रूप से संकुचन उत्पन्न होता है। आपने सुना होगा जब बच्चा डिलीवरी होने वाला होता है किसी भी जीव में, उसमें अलग से एक बेचैनी होता है,
अलग से अंदर से बहुत सारा दर्द सा महसूस होता है, बेचैनी सा होता है। वही कहा, एक विशेष प्रकार का संकुचन उत्पन्न होता है उसमें, ठीक है ना। एवं जो शिशु होता है, एवं शिशु गर्भाशय जनन नाल द्वारा, जो शिशु जो गर्भ में पल रहा था, वो एक नली होता है, उस नली द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। देखो सीधा समझ लो, बच्चे को गर्भ से बाहर निकलने की प्रक्रिया ही हमारा प्रसव कहलाता है, ठीक है। तो प्रसव में एक विधि होता है कि जो गर्भ के पूरा होने के समय, यानी कि पूरा होने के बाद गर्भ जो पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तो गर्भ के अब पूर्ण समय हो जाने के पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, ठीक है ना, पश्चात मतलब बाद, ठीक है ना, गर्भ में विशेष प्रकार का एक संकुचन होता है। क्या होता है, विशेष प्रकार की एक संकुचन होता है। और क्या होता है, शिशु गर्भाशय जनन नाल द्वारा, देखिए एक जनन का नाल होता है, जो नाल मतलब होता है नली, जिसको कहना सीमा समझ, नाल मतलब नली, ठीक है ना। तो गर्भाशय का एक नली होता है जिससे बच्चा आते हैं बाहर, ठीक है ना। तो गर्भाशय जनन नाल द्वारा क्या होता है, बाहर निकलते हैं कौन, शिशु बाहर निकलते हैं, जो बच्चा गर्भ में है तो वो बाहर निकलते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या, प्रसव कहते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए, गर्भ से बच्चे पैदा लेने की जो प्रक्रिया है उसे हम प्रसव कहते हैं, ठीक है। 6 नंबर जो क्वेश्चन, दुग्ध स्राव से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। दुग्ध स्राव समझिए, ये भी बहुत प्यारा सा देखो, पूरा मानव जनन मतलब क्या, मानव में जनन, चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब समझिए, सिंपल बात है कि पूरे मानव के बारे में, पूरे मानव के प्रजनन कैसे होता है, A to Z पढ़ना है। पूरा डिटेल में जाएंगे ना तो कहेंगे कि मास्टर वो पगला गया है, सच बताए, ठीक है ना। इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट खींच रहे हैं। शॉर्ट खींचने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड है जो आप सोचोगे शायद यह, मतलब सीधा समझोगे आप गलत वर्ड है, लेकिन गलत कुछ है नहीं, पढ़ाई में सब जायज है। लेकिन लोग छुप छुपा कर बोलते हैं कैसे कुछ भी, ठीक है। देखो दुग्ध स्राव से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। स्त्री में जो गर्भपात होता है, गर्भ आप देखो, गर्भ जो पात है, ये समझिएगा, संभरता जिसको बोलते हैं, गर्भ जो होता है, ठीक है, संभरता, वो क्या है, संभरता के समय क्या होता है, जब संभरता होता है तो उसमें, जब गर्भ पूरा होने के समय पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, उससे उसके अंदर एक संकुचन होता है। और संकुचन के पश्चात क्या होता है, शिशु जो होता है, एक गर्भ जनन जो नाल होता है उससे बाहर निकलता है, उसी को ना बोलते हैं आप क्या बोलते हैं उसको, प्रसव बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहा, स्त्री में संभरता के समय स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार का परिवर्तन होता है। स्तन जानते होंगे, अब स्तन क्या है भाई, स्तन जानते हैं ना। अरे स्तन जानते हैं भाई, स्तन तो उतना, अब उतना तो हम डिटेल में जाएंगे नहीं भैया, ठीक है। तो स्त्री में जो संभरता के समय जो स्तन ग्रंथि होता है, स्तन ग्रंथि जिससे बच्चा दूध पीता है, सीधा समझ लीजिए, बच्चा जो माँ का जो दूध पीता है वो स्तन होता है, ठीक है ना। तो संभरता के समय स्तन जो ग्रंथि होता है उसमें कई प्रकार का परिवर्तन होता है। कब, जब वह, सिंपल समझिए, संभरता गर्भ पूरा हो जाता है, ऐसा नहीं कि पहले ही, जब वो गर्भ पूरा हो जाता है, जब शिशु जब, सिंपल शिशु जब पैदा ले लेता है, जब उसका डिलीवरी पूरा हो जाता है, ऐसे कर सकते हैं, डिलीवरी पूरा होने के बाद उससे पहले से ही ये शुरू रहता है चक्र, ठीक है ना। लेकिन उस समय से यह दुग्ध आना शुरू हो जाता है। तो वही सीधा समझिए, स्त्री में संभरता के समय स्तन ग्रंथि में कई प्रकार का परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कई प्रकार का परिवर्तन होता है। एवं शिशु के जन्म के पश्चात, यानी कि जब शिशु जन्म लेता है, जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथि में क्या होता है, दुग्ध स्राव आरंभ हो जाता है, क्योंकि दुग्ध का स्राव आरंभ हो जाता है, ठीक है ना, आरंभ हो जाता है, ठीक है ना। कई महीने तक शिशु माता का दुग्ध पान करता है। कई महीने तक जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, कई महीने, लगभग 6 महीने कम से कम, भाई जान लो, 6 महीने कम से कम वह दूध, जो 6 महीने का, साल भर बच्चा पीता है। अब तो बच्चा लोग को मार मार के ठीक कर देता है, सब कोई पीने ही नहीं देता है। तो कहा कितने महीने, कम से कम 6 महीना मान लो, वो जो शिशु है माता का दुग्ध पान करता है, ठीक है ना। वहाँ पे दुग्ध स्राव के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के एंटीबॉडी पदार्थ विद्यमान रहता है। क्योंकि देखो, अगर माँ के दूध में अगर एंटीबॉडी बहुत सारा ना रहे, तो आप बताओ, आप ही सोचो, एक सिर्फ दूध पीकर बच्चा
कैसे 6 महीना साल भर पल जाता है बिना एक अन्न खाए हुए, बिना कुछ खाए हुए। वो कितने दिन, 6 से साल भर, यानी कि 1 साल तक कम से कम सिर्फ माँ का दूध पीकर, कुछ नहीं पीता, सिर्फ माँ का दूध, फिर भी वह अपने अंदर हेल्दी बना लेता है, अपने आप को पूरा एकदम स्वस्थ रहता है। यानी कि उस दूध में बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, इसी वजह से ना। तो क्या होता है, दुग्ध स्राव के प्रारंभ में माँ के दुग्ध में जो होता है क्या, कई प्रकार के एंटीबॉडी पदार्थ विद्यमान, मतलब उपस्थित होते हैं। विद्यमान मतलब उपस्थित होना, विद्यमान रहते हैं, ठीक है ना। जो शिशु के प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करते हैं, जो उसके अंदर जो भी प्रतिरोध है उसको क्षमता को उत्पन्न करता है, ठीक है ना, उत्पन्न करने में विशेष सहायक है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्राव कहते हैं। सीधा समझिए, दुग्ध स्राव शायद आपको समझाए हैं, या अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, अगर शायद आपको पता हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। दुग्ध स्राव क्या है, इस संभरता के समय स्तन ग्रंथि में कई प्रकार के परिवर्तन होता है, ठीक है ना। एवं शिशु के जन्म के पश्चात, जब शिशु जन्म ले लेता है उसके बाद पश्चात स्तन ग्रंथि में दुग्ध स्राव आरंभ हो जाता है, यानी कि प्रारंभ हो जाता है। कई महीने तक शिशु जो होता है माता का दुग्ध पान करता है, यानी कि दूध पीता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दुग्ध स्राव के आरंभ में माँ के दूध में कई प्रकार के क्या होता है, एंटीबॉडी पदार्थ जो होता है उपस्थित होता है या विद्यमान होता है, ठीक है ना। जो शिशु प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करता है, जो शिशु के अंदर जो अलग से एक एनर्जी उत्पन्न करता है, एनर्जी उत्पन्न करने में सहायक होता है, इस प्रक्रिया को दुग्ध स्राव कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रज्जु चक्र और मध चक्र में अंतर करना है। रज्जु चक्र क्या है और मध चक्र क्या है, दोनों में अंतर करना है। दोनों ऐसे इसका डिफिनेशन नहीं पढ़ा है, क्योंकि डिफिनेशन इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए नहीं पढ़ा है। तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि आज तक कभी पूछा नहीं है, सिर्फ पढ़ना जानकारी के लिए है। लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रज्जु चक्र और मध चक्र में अंतर क्या है, तो सबसे पहले रज्जु चक्र यहाँ पे लिखते हैं, मध चक्र यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, आप पे रज्जु के रज्जु भी कहते हैं। तो रज्जु चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाने वाला, जैसे मनुष्य, गिलहरी, बंदर, यह होता है रज्जु। रज्जु चक्र क्या है, रज्जु चक्र जो होता है यहाँ पे प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें, प्राइमेट स्तनधारियों में, जैसे कि मनुष्य हो गया, आपको गिलहरी हो गया, बंदर हो गया। और मध चक्र क्या है, मध चक्र प्राइमेट प्राइमेट के अतिरिक्त स्तनधारियों में पाया जाता है। क्या कहा, मध चक्र जो है प्राइमेट के अतिरिक्त स्तनधारी कुत्ता, गाय। मध मतलब होता है जो एक, आप समझ ही रहे, मध चक्र जो आप, मध मतलब होता है मध, एक बहुत बड़ा सा पेट की तरह होता है, उसमें बच्चा जब लेता है तो उसको मध चक्र कहते हैं। और जो रज्जु चक्र जो होता है हमारा, मनुष्य का होता है रज्जु चक्र, गिलहरी का होता है, बंदर का होता है, ये सब हमारा क्या है, तो ये रज्जु चक्र है। और जो कुत्ता और गाय है इसमें मध चक्र पाया जाता है, ठीक है ना। तो रज्जु चक्र क्या है, तो रज्जु चक्र प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है, जिससे आप सिंपल है, डिफिनेशन आप देख ही लिए, उसके बाद क्या है, एग्जांपल भी देख लिए। मध चक्र क्या है, मध चक्र प्राइमेट में अतिरिक्त स्तनधारियों में पाया जाता है, जैसे कि कुत्ता, गाय हुआ। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, रज्जु चक्र में क्या होता है, रज्जु चक्र में अंतिम दिनों में क्या, अंतिम दिनों में स्राव होता है, जबकि मध्य चक्र में क्या होता है, रक्त स्राव नहीं होता है, उसमें रक्त का कोई स्राव नहीं होता है। रज्जु चक्र में बात करें, रज्जु चक्र के दौरान लैंगिक इच्छा नहीं होता है। मतलब जब रज्जु चक्र होता है उसमें कोई, उस समय कोई लैंगिक इच्छा नहीं होता है। लैंगिक इच्छा मतलब सेक्स का कोई, सीधा समझ लिए, लैंगिक इच्छा मतलब ये होता है, कोई ऐसा नहीं होता है कि मतलब चलो थोड़ा सा कर लेते हैं कुछ सेक्स, या संभोग कर लेते, सिंपल समझ लिए, तो उनमें कोई इच्छा, ऐसा इच्छा उत्पन्न नहीं होता है। और साथ में मध्य चक्र के दौरान लैंगिक इच्छा उत्तेजित वृद्धि होता है, उसमें और ज्यादा वृद्धि होता है, ठीक है ना। तो उसमें मध्य चक्र के दौरान क्या होता है, लैंगिक उत्तेजना, मतलब जिसको इच्छा कहते हैं, उत्तेजना में वृद्धि होती है। यह इसमें दोनों में अंतर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, शुक्राणु जनन एवं अंडे जनन में अंतर। देखिए शुक्राणु जनन, अंडे जनन बहुत प्यारा सा है। कोई बच्चा जो होता है, जनन जो होता है अंडा के माध्यम से होता है, कोई शुक्राणु के माध्यम से होता है। शुक्राणु से वो होता है जिसमें डायरेक्ट अपने तरह ही बच्चा को पैदा करता है, उसको शुक्राणु जनन कहते हैं। इससे मनुष्य की बात कर ले, गाय की बात कर ले, कुत्ता की बात कर ले, अपने की तरह हूबहू बच्चा को पैदा लेता है। अंडे जनन जैसे मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, ये कछुआ है, ये सब क्या करता है, पहले अंडा देता है, फिर वो बच्चा होता है। मछली है, ठीक है। तो शुक्राणु जनन क्या है, तो शुक्राणु जनन क्रिया में क्या होता है, गुणक
प्रावस्था में शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र होता है, इसमें बहुत सारे शुक्राणु होता है और वह एक शुक्राणु ही बच्चा में रूपांतरित होता है। वही कहा शुक्राणु जनन क्रिया में गुणक प्रावस्था में शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु जनन कोशिकाएं स्वतंत्र रहती है। लेकिन अंडे जनन में क्या होता है, अंडे प्रावस्था में जो अंडे जनन होता है, अंडे प्रावस्था में अंडे जनन कोशिकाओं में से क्या होता है, अधिकांश क्या होता है, पुटक कोशिकाएं का निर्माण करता है। अधिकांश क्या होता है, पुटक कोशिकाएं का निर्माण करता है। यानी कि अधिकांश अंडा अंडा तो ऑमलेट बना के लोग खा जाता है क्या। हाँ, अंडा जो होता है, मुर्गी का अंडा अधिकांश ऑमलेट बना के खा जाता है। बाय द केस से बच्चा होता है। सेकेंड पॉइंट का शुक्राणु जनन क्रिया नर के वृषण में होता है। आपको पता है शुक्राणु जनन जो होता है, नर जो होता है नर के वृषण में होता है। अगर नर के वृषण में शुक्राणु ना हो, शायद जो शुक्राणु जनन की क्रिया संभव ही नहीं है, क्योंकि जब वो संभोग करता है तो उसके नर का जो वृषण होता है, वृषण में से शुक्राणु मादा के योनि में है, उसके अंदर जाता है, फिर वहां पे बच्चा जब बनता है, फिर वो बच्चा कुछ दिन बाद एक अवधि होता है, उस अवधि के बाद वो बच्चा पैदा लेता है, डिलीवरी होता है। ठीक है ना। सीधा है शुक्राणु जनन की क्रिया में नर के वृषण में होता है, नर के वृषण में शुक्राणु जनन होता है। और अंडे जनन क्या होता है, अंडे जनन क्रिया मादा के अंडाशय में होता है। क्या होता है, मादा के अंडाशय में होता है। ठीक है ना, इसमें होता है मादा के अंडाशय में होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, शुक्राणु जनन जो होता है, ठीक है ना, शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था छोटी होती है। जो शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था क्या होता है, छोटी होती है, जबकि अंड जनन की वृद्धि अवस्था लंबी होती है। ठीक है ना, इसकी शुक्राणु जनन की वृद्धि अवस्था छोटी होती है, जबकि अंड जनन की वृद्धि अवस्था लंबी होती है, क्योंकि वो अंडा बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ये, शुक्राणु जनन में वृषसेचन की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन देखो, शुक्राणु जनन क्या है, ये क्वेश्चन 2016, 2017, 2020 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। वृषसेचन क्या है, ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। और सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, तीन तीन बार एग्जाम में आपसे पूछ रहा है। तो शुक्राणु जनन क्या है, तो वृषण में क्या, वृषण में शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। मैंने जस्ट बताया, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, नर के वृषण में बनता है। नर के वृषण में शुक्राणु बनता है, ये चीज जरूर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ब्रीसन, ब्रीसन क्या आपको पता ही है खुद। ठीक है ना, तो ब्रीसन में शुक्राणु जनन की क्रिया को निर्माण को, यानी शुक्राणु जनन के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। और ये क्वेश्चन 16, 17 और 20 के एग्जाम में पूछा गया था। और ब्रीसेचन क्या है, ब्रीसेचन बहुत प्यारा सा है। देखिए, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष स्टोरी कोशिकाएं में अंतः स्थापित हो जाता है, एक प्रकार के उसमें जाकर अंतः स्थापित हो जाता है। और अंत में क्या होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनक नलिकाओं में मोचित मतलब रिलीज, मोचित मतलब रिलीज होता है। ठीक है ना, जो मोचित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग वृषसेचन कहते हैं। फिर समझिए, देखिए शुक्राणु जनन के पश्चात जब शुक्राणु जनन हुआ, ठीक है ना, शुक्राणु जनन के पश्चात जो शुक्राणु है, शुक्राणु शीर्ष स्टोली कोशिकाएं में अंतः स्थापित हो जाता है। क्या होता है, अंतः स्थापित हो जाता है। और अंत में क्या होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु शुक्राणु जनक नलिकाओं में क्या होता है, मोचित मतलब रिलीज होता है, मोचित होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वृषसेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, अंडे जनन से आप क्या समझते हैं, सिंपल, अंडे जनन क्या है, तो अंडाशय के डिंब कोशिकाएं का अगुणित अंडे कोशिकाएं में परिवर्तन अंडे जनन कहलाता है। क्या कहा मैंने, अंडाशय के डिंब कोशिकाएं का अगुणित अंडे कोशिकाएं में परिवर्तन ही अंडे जनन कहलाता है। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है बिहार बोर्ड के। ठीक है, डिफिनेशन देखो कितना इजी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। चलिए क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटीम किस प्रकार बनता है, तो कार्पस ल्यूटीम किस प्रकार से बनता है, ये भी क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया कि कार्पस ल्यूटीम किस प्रकार से बनता है। अंड उत्सर्जन के पश्चात, जब अंडा का उत्सर्जन होता है उसके पश्चात, यानी कि उसके बाद है। अंड उत्सर्जन के पश्चात क्या होता है, अंड उत्सर्जन के पश्चात यहाँ पे ग्रीवोलोसा कोशिका, ग्रीवलोसा कोशिका एक प्रकार का होता है। तो ग्रीवलोसा कोशिका तथा आंतरिक कोशिकाएं अंतराली कोशिकाएं है। ठीक है ना, तो ग्रीवलोसा कोशिकाएं और अंतराली कोशिकाएं एवं शुक्रकार कोशिकाएं का बड़ा पीला पिंड बनाता है। क्या करता है, बड़ा पीला पिंड बनाता है, जिसे ही हम कार्पस ल्यूटीम कहते हैं। फिर से समझिए कार्पस ल्यूटीम क्या है, तो कार्पस ल्यूटीम जो होता है मेरे दोस्त, अन उत्सर्जन के पश्चात यहाँ पे ग्रीवलोसा कोशिकाएं एवं अंतराली कोशिकाएं एक क्या करता है,
यहाँ पे शंकुकार, शंकु जानते हैं, शंकुकार कोशिकाएं का बड़ा पिंड बनाता है, पीला पिंड बनाता है, बड़ा पिंड शंकु आकार का होता है। शंकु इस प्रकार से देखे होंगे, ये होता है शंकु, ठीक है ना। तो शंकु कोशिकाएं का बड़ा पीला पिंड बनाता है जिसे हम कार्पस ल्यूटीन कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु जनन अंडे जनन में अंतर बताइए। अभी क्वेश्चन 2016 16 17 और 20 के एग्जाम में पूछा गया, शुक्राणु जनन और अंडे जनन में अंतर बताइए। देखिए शुक्राणु जनन क्या है, तो वृषण में शुक्राणु क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, जबकि अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया जो क्रिया होता है उसको अंडे जनन कहते हैं। देखिए ज्यादा है ही नहीं, शुक्राणु जनन प्रणाली अंडे जनन प्रणाली उसी डिफिनेशन को डाल दो। तो वृषण में शुक्राणु की क्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है, या वृषण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, और अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडे जनन कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, शुक्राणु जो होता है ये अनेकों की संख्या में निर्माण होता है। आपको पता है शुक्राणु इतने संख्या में होता है, हजारों की संख्या में शुक्राणु का रिलीज होता है। ठीक है, और यह केवल एक ही का निर्माण होता है। अंडे जनन में क्या होता है, एक ही का निर्माण होता है अंडे जनन, क्योंकि अंडा एक एक करके ही देता है, एक बार का नहीं छड़ी लगा देता है। मुर्गा एक एक करके अंडा देता है, आज एक कल एक, एक एक करके देता है। ठीक है ना, तो यह केवल एक ही का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वृषण तथा अंडाशय के बीच अंतर स्पष्ट करें। वृषण और अंडाशय में अंतर क्या है, तो यह शुक्राणु के उत्पत्ति एवं नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। कौन, तो वृषण, वृषण में आपको पता है शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है ना, जो नर जनन भाग है। तो ये क्या है, यह शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। कौन, वृषण। जबकि अंडाशय क्या है, यह अंडों की उत्पत्ति करता है, यह मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन से स्रावित होता है। क्योंकि आपको पता है अंडाशय जो होता है वो मादा जनन भाग है, और वृषण जो है हमारा नर जनन भाग है। ठीक है ना, वृषण में हमारा शुक्राणु का उत्पत्ति होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, जबकि अंडाशय में अंडा का उत्पत्ति होता है, जो मादा जनन भाग है। ठीक है ना, सिंपल डिफिनेशन क्या है, ये शुक्राणु वृषण क्या है, वृषण किसे कहते हैं, सिंपल है, ये शुक्राणु की उत्पत्ति तथा नरलिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, याद रखना टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। जबकि अंडाशय की बात करें, यह अंडों को उत्पत्ति करता है, और यह मादा जनन अंग हार्मोन एस्ट्रोजन को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए यह क्वेश्चन जो आपको अभी हम पढ़ाए हैं, आवर्त चक्र या मासिक चक्र क्या है, और यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और यह पूछता है कि आवर्त चक्र कौन से हार्मोन को यहाँ पे नियमन करता है। और ये क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, अधिकतम 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा लंबा होगा। ये क्वेश्चन 2020 2012 2009 के एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, जिसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर बोलते हैं, इसमें एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि आपको आवर्त चक्र या मासिक चक्र क्या है, आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन नियमन करता है, मतलब किस हार्मोन के द्वारा वह आवर्त चक्र होता है। क्योंकि आपको पता है मासिक चक्र जो होता है एक नियमित रूप से होता है, उसमें कुछ हार्मोन होता है, हार्मोनों का परिवर्तन होता है, लेकिन कौन से हार्मोन का, इसको बात बताना है। सीधा है कि यहाँ पे मादा प्राइमेटो में होने वाला जनन चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहा जाता है। ये सिंपल है कि मादा प्राइमेटो में होने वाला जनन चक्र को क्या, आवर्त चक्र या सामान्य जनों में सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म चक्र कहते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा है, मासिक धर्म चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत कब होता है, योनारंभ से शुरू होती है। प्रथम जो ऋतुस्राव का जो शुरुआत होती है वह योनारंभ से शुरू होती है। किस कब से, तो योनारंभ से शुरू होती है, जिसे हम लोग रज्जु दर्शन कहते हैं। किसे क्या, उसे क्या कहते हैं, रज्जु दर्शन कहते हैं। स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्राय 28 से 29 दिनों का अवधि में आता है। अभी जस्ट बताया मैंने, ये जो मासिक चक्र है एक अवधि होता है 28 से 29 दिन के, हर 28 दिन पर एक अवधि बनता है, डेट होता है कि इस डेट पर इसका पीरियड्स आएगा, मासिक चक्र जिसको कहते हैं। ठीक है ना, अब मासिक धर्म चक्र कह सकते हैं, या हम लोग जन्म चक्र कह सकते हैं, आवर्त चक्र कह सकते हैं। ठीक है ना, तो प्राय जो स्त्रियों में 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, और यह जब तक, और जिसको यह नहीं होता है तो कभी भी वो मां नहीं बन सकती, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसको पीरियड्स नहीं या मासिक धर्म चक्र नहीं हो तो वो कभी भी मां नहीं बन सकता, ये भी याद है। ठीक है ना, तो अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए यह क्या होता है, रज्जु दर्शन से दूसरे रज्जु दर्शन के बीच घटना चक्र को आवर्त चक्र कहा जाता है। समझिए इस चीज को कि क्या कहा, यह आवर्त चक्र
प्रायः 28 से 29 दिन की अवधि में दोहराया जाता है, ठीक है ना? इसलिए क्योंकि ये बार-बार दोहराया जाएगा। ये मतलब एक अवधि देता है, इस अवधि के इस अवधि के बीच में दोहराया जाता है। इसलिए यह इसलिए एक एक रज्जु धर्म से दूसरे रज्जु धर्म के बीच घटना चक्र को ही आवर्त चक्र कहते हैं। आवर्त चक्र कहा जाता है। आवर्त चक्र मतलब होता है क्या है? एक चक्र गोल की तरह बन जाता है। भाई एक ये सर्कल है कि अब आज या इस दिन आया तो फिर अगला महीना में इस दिन आएगा। मतलब यह चक्र चलता रहता है। तो ये कहा यह आवर्त चक्र कहा जाता है। ठीक है। एलएच और एफएसएच का स्राव से एस्ट्रोजोन के श्रावण को यहाँ पे क्या करता है? उत्पत्ति करता है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि आवर्त चक्र कौन से हार्मोन से प्रभावित होता है? तो दो हार्मोन है जिसमें एलएच और एफएसएच का स्राव क्या करता है? एस्ट्रोजन के स्राव, एस्ट्रोजन जो होता है उसके स्राव से, ठीक है ना? तो एस्ट्रोजन के स्राव से उत्पत्ति करता है और एलएच और एफएसएच दोनों ही आवर्त चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी क्या करता है? उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। कितने कौन से दिन? 14वें दिन उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। और जब पीरियड्स आवर्त चक्र होता है 4 दिन का 5 दिन का अवधि है, उसके बाद अगर वह कोई भी उसके साथ संभोग करता है तब वह प्रेग्नेंट हो सकती है। ऐसे नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सारा इस डॉक्टर सब कोई बताता है। हम डॉक्टर तो है नहीं कि पूरा हम डिटेल करने जाए। डॉक्टर के हम काम कर देंगे तो फिर डॉक्टर कहाँ जाएगा? भूखे मर जाए। चल, तो आवर्त चक्र मासिक चक्र समझ गए। इसमें कौन सा हार्मोन का उपयोग होता है? तो एस्ट्रोजन का। ठीक है, यही इसमें पूछा गया था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 2 से 3 बार पढ़ना है इसको और हो सके तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जरूरत नहीं कि हम जो लैंग्वेज दिए इस प्रकार से, लेकिन लैंग्वेज अपने से बना सकते हो, लेकिन लैंग्वेज को भटकना नहीं है। क्योंकि जो रोड बना है उस रोड पे आप यहाँ चलो चाहे यहाँ चलो, रोड से उतरना नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप इस रोड से ही चलो, हम जिस पर चल रहे हैं उसी पथ पर चलो। नहीं, आपको रोड से चलना है, लेकिन इधर उधर भी चल सकते हो। जरूरत नहीं कि हम जिस पर चले उसी पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाए एवं इसके विभिन्न घटकों का नाम बताए। देखिए शुक्राणु जो होता है, जो वृषण में जो होता है, नर जनन भाग है शुक्राणु, जो वृषण में उत्पन्न होता है। शुक्राणु बेसिकली एक शुक्राणु ऐसे दिखता है। एक शुक्राणु आपके सामने ये नजर आ रहा होगा ये फिगर में, ये वो शुक्राणु है और लाखों की संख्या में एक बार में शुक्राणु उत्पन्न होता है। और यह एक शुक्राणु जब बच्चे के रूप में क्या होता है? वो वृद्धि करता है और बाद में एक शिशु के रूप में वो पैदा लेता है। ठीक है, तो शुक्राणु के बहुत सारा भाग है। सबसे पहले शीर्ष होता है, ग्रीवा होता है, पूंछ होता है। ये कम से कम इसके मुख्य भाग होते हैं। तो शुक्राणु का बनाना बहुत ईजी है। मैं आपको एक बनाकर बताता हूँ। सिंपल क्या करना है, ऊपर से सिंपल सांप की तरह होता है। ठीक है, आप क्या करना, ऊपर में एक गोला बना देना, टोपी पहना देना। ठीक है ना, एक इस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, और ये पर एक टोपी बना देना। ठीक है, और फिर एक नीचे लाना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे छोटा थोड़ा लाना और इस प्रकार से घुमा देना। ठीक है, ये अब इसके लिए शुक्राणु हो गया। बिल्कुल ऐसे ही बनाना, सिंपल रहता है। और यहाँ पे इस प्रकार से घेर देना, इसको रंग देना और इसमें बहुत सारा बुनका बुनका कुछ कुछ दे देना और सबका नाम दे देना, नाम क्या होता है सबका। और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को और इस वाले को शीर्ष बोलते हैं, यहाँ वाले को शीर्ष बोलते हैं। ठीक है ना, शीर्ष बोला जाता है। ठीक है, शीर्ष है। उसके बाद ग्रीवा क्या है, जो ई वाला भाग है ना उसको ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। उसके बाद पूंछ क्या है, तो ये पीछे वाला भाग के पूंछ बोलते हैं। अब सबको उतना लिखने की जरूरत है, 3 को लिख दीजिए, शीर्ष ग्रीवा पूंछ। 3 को लिख दीजिए, ऊपर को शीर्ष कहते हैं, इस वाले को ग्रीवा कहते हैं, पिछलका को पूंछ कहते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए, शीर्ष होता है शुक्राणु का ऊपरी फूला हुआ भाग, शीर्ष कहलाता है। शुक्राणु का सबसे ऊपर वाला भाग जो फूला हुआ है, थोड़ा बड़ा है, उसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है ना, ग्रीवा क्या है, शीर्ष के पीछा वाला छोटा सा भाग, उसको ग्रीवा कहते हैं। जो यहाँ पे आपको यहाँ सिर है ना, जो सिर, जो इस प्रकार से सिर बना है ना हम, इस प्रकार से आप याद रखें। तो शीर्ष का जो पिछला भाग है, शीर्ष का जो पिछला भाग जो पतला सा छोटा सा है, इसी को हम ग्रीवा बोलते हैं। तो ये कहा शीर्ष के पीछा का छोटा सा भाग को ग्रीवा कहते हैं। ठीक है, पूंछ क्या है, यह कोशिका द्रव का निर्माण भाग है।
जो जहां से निर्माण होता है, यह निर्माण भाग है जो पूंछ सबसे पिछला होता है। कोई कहा पूंछ जो है यह कोशिका द्रव का निर्माण भाग है, जो कोशिकाओं को गतिशील क्या करता है, कोशिकाओं की गतिशील एवं सक्रियता को बनाए रखता है, जो बाहर तक निकला हुआ रहता है, जो नहीं सबसे पिछला भाग होता है, उसको पूंछ कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, शुक्राणु का बनाया गया। ये क्वेश्चन 2012 और 15 के एग्जाम में पूछा गया है। मेन होता है फिगर, क्योंकि फिगर आपके एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाए। तो पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख, आपको पता है कि पुरुष जनन तंत्र क्या है, ठीक है ना, ब्रीसन है, और इसका नाम कुछ दे देना है, बनाना बहुत इजी है, ठीक है ना। इस प्रकार से, और इस प्रकार से बना देना है आपको, मतलब ऐसा जरूरत नहीं कि पूरा एकदम फ्रेश दिखे, ऐसा ही होता है, और इस प्रकार से कुछ जुड़ा होता है। इस प्रकार से पुरुष जनन अंग बना देना है। नामकरण करो या ना करो, एक दो का नाम दे सकते हो, ठीक है ना। और इसके अंदर होता है जैसे मूत्र नाल होता है, मूत्र नाली, ठीक है ना। ये हमारा ब्रीसन होता है, इसमें का नाम दे सकते हो, इसको ब्रीसन कोष कहते हैं। ये ब्रीसन जो होता है, दो आपका ब्रीसन होता है आपके अंदर, ठीक है ना, ये ब्रीसन होता है, ब्रीसन, और इसके अंदर ब्रीसन नाल होता है। इस प्रकार से दो तीन नाम दे देना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ब्रीसन नाल होता है, ये अंदर वाला ब्रीसन होता है, ठीक है ना, इसी में होता है ब्रीसन। इस प्रकार से सिंपल समझ लिया, मूत्र नाल है। उसका यह जो आपका बाहरी वाला वो क्या है, शीर्ष होता है, क्या होता है, सीसन होता है, सॉरी सीसन, शीशन होता है, ये शीशन। इस प्रकार से आपको नाम दे देना है, तीन चार नाम, आपका काम हो जाएगा। ये क्या है, नर जनन भाग है। स्त्री जनन भाग आप देख सकते हो कि स्त्री जनन भाग है, तो स्त्री जनन भाग आपको बनाना बहुत ईजी है, अपना से आराम से बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है ना, स्त्री जनन भाग होता है, ठीक है। इस प्रकार से स्त्री जनन भाग आराम से बन जाएगा आपसे, ऐसे करके, ठीक है ना। जरूरत नहीं कि पूरा सेम टू सेम बने, तो इसका नाम होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो होता है ये गर्भाशय होता है, ठीक है ना, गर्भाशय। उसके बाद इस प्रकार से होता है, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीवा होता है, ग्रीवा होता है, यह हमारा योनि होता है। इस प्रकार से आप तीन चार नाम दे देना है, ज्यादा नहीं, ये 2 मार्क्स में पूछता है। तो इस चैप्टर का जो भी फिगर टाइप क्वेश्चन ये रहे, चाहे कोई भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को मैं डील कर चुका हूँ। इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसको हम एक एक करके पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और साथ में नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा एक बार, क्योंकि डेली बेस पर क्लास चल रहा है आपका। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।